नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट का सेकंड लेक्चर। अब इसमें जैसे अपन पहले मोल निकालते थे, जैसे मोल निकालेंगे जैसे आदर्श गैस समीकरण। और आदर्श गैस समीकरण होती है पीवी बराबर एन आर टी। यहाँ पे पी का मतलब होता है चाप, बी का मतलब होता है आयतन, और एन का मतलब होता है कोई भी गैस है उस गैस के मोल। और आर का मान रखा जाता है 0.0821 एपीएम लीटर अपॉन मोल प्रति मोल केल्विन। और पी का मान रखना है ताप, और ये रखा जाता है हमेशा केल्विन। यहाँ से आप मोल निकालोगे तो एन बराबर पीवी अपॉन आर टी, इसके द्वारा आप क्या निकाल सकते हो, मोल निकाल सकते हो। जैसे एक लीटर कोई गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको मोल याद करना है। और इसके लिए आपको दे रखा है ताप दे रखा है 2 एटीएम, आयतन दे रखा है 4 लीटर, और आपके लिए टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। तो इससे आपको याद करना है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड का मोल कितना होगा। तो एन बराबर पीवी अपॉन आर टी। पी का मान दे रखा है 2 एटीएम, 2 इंटू आयतन दे रखा है 4 अपॉन गैस नियतांक का मान या तो 0.0821 रख दो, या फिर इसकी जगह 1/12, और इसे कैलकुलेशन करना आसान है। 1 अपॉन 2 टेम्परेचर 300 केल्विन, इसे कैलकुलेट करोगे तो 8 इंटू और 12 ऊपर चले जाएंगे अपॉन 300। तो काटा पीटी कर लेना, और इसे काटने पर आएगा 0.31 मोल। तो इस टेम्परेचर, इस ताप पर, आयतन पर कार्बन डाइऑक्साइड के मोल 1 मोल होगा। अब इसी आधार पर एक सोल्यूशन, जैसे अपने मोलर, एक होता है मोलर आयतन। और मोलर आयतन होता है कि एक मोल को एक गैस फॉर्म में होगा, उस गैस का जितना आयतन वही कहलाएगा मोलर आयतन। जैसे मान लो 1 मोल कोई भी गैस, अब वो गैस इसलिए हो सकती है जो परमाणु परमाणु के रूप में हो, या अणु के रूप में हो, या तरल या यूपी के रूप में, या किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मतलब आयनिक फॉर्म में भी हो सकती है, गैस हो सकती है। उस गैस का एक मोल का जो भी आयतन होगा वही कहलाएगा मोलर आयतन। और आयतन फॉर्मूला था क्यू वी बराबर एन आर टी। यहाँ से वी निकाल रहा हूँ मैं, एन आर टी अपॉन टी। और एन को नीचे जाता हूँ तो वी अपॉन एन बराबर आर टी अपॉन टी, और इसको कहा जाता है आयतन प्रति मोल। उसको शॉर्ट टर्म में निकाला जाता है डी एम। यहाँ से डी एम बराबर हो गया आर टी बाई, इस फॉर्मूले द्वारा भी आप मोलर आयतन हो गया। अब इस मोलर आयतन तो फॉर्मेट, तो एक तो निकाला जाता है एस टू डी पर, एक निकाला जाता है एन टू डी पर। अब एस टू डी पर किसी भी गैस का दाब रखा जाता है 1 बार, और एनटीपी पर रखा जाता है किसी भी गैस का दाब रखा जाता है, वो रखा जाता है 180। यहाँ पे एसटीपी पर टेम्परेचर रखिए, तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 210 केल्विन, जबकि एनटीपी पर टेम्परेचर रखा जाता है 20 डिग्री सेल्सियस, या लिख दो आप 293 केल्विन। कई बार आपको ये फॉर्मेट आपको मिल सकता है 298 केल्विन, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो इस फॉर्मेट या 27 या इसकी जगह 25 डिग्री सेल्सियस, ये रूम मतलब कुल मिलाकर रूम टेम्परेचर से निकाला जाता है। उसी को कहा जाता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए निकाला जाता है। अब इस पे जो भी आप बी एम निकालोगे, आयतन में कोई भी गैस का आयतन निकालोगे, तो इसका आंसर आएगा 22.7, जिसको एक एग्जैक्ट ये एक बार के अकॉर्डिंग आता है। और अगर एटीएम के अकॉर्डिंग फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रखोगे तो उसका मान आता है 22.4 लीटर। मैं ये कह सकता हूँ कि एक मोल के अंदर कोई भी गैस है, उस गैस का आयतन होता है 22.4। अगर मान लो मेरे पास एन मोल है, तो एन मोल गैस का आयतन होगा 22.4। अब जब तक आपको ये दे रखा है, तब तक तो आपको एक मोल का आयतन लेना है 22.4। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तभी आपको कितना लेना है
22.7 रख के सोल्व कर लें। अदरवाइज नहीं दे रखा है तब आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाओ 22.4 और फिर यहीं से अपना फॉर्मूला आया था। कोई भी गैस का मोल याद करना है तो उस गैस का आयतन अपॉन 22.4 तो इसी फॉर्मूले को याद करते हैं मोल। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको मोलर आयतन एक मोल गैस का आयतन कहलाएगा मोलर आयतन। अब एसटीपी पर यदि अमोनिया 5.6 लीटर आयतन है तो उसके हाइड्रोजन परमाणु मोल क्या है? तो अब आप मोल का फॉर्मूला तो आएगा तो एन बराबर दिए गए कैसे उसका आयतन 5.2 अपॉन 22.4 जिसे काटोगे तो कितनी बार चला जाएगा 1/4 और उनमें गैस का 0.5 मोल आ। अब आपके पास हाइड्रोजन के मोल परमाणु मोल आता है तो हाइड्रोजन में टोटल एटम तीन जितने मोल है वो एटम मल्टीप्लाई कर दो एटम दिया जाएगा 0.05। यहाँ से अगर आपको नाइट्रोजन मोल आता है नाइट्रोजन एटम संख्या एक ही है तो इसको रहेगा 0.25 मोल। अब उनमें जैसे पिछले वाले सोल्व कर नेक्स्ट क्वेश्चन एसटीपी पर नाइट्रोजन ऑक्साइड का आयतन 44.8 लीटर नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए कितने अणु उपस्थित है? इसमें टोटल या इसमें टोटल परमाणु तो वही आयतन दे रखा है आपको पास मोल तो मोल याद करें तो 50.8 अपॉन 22.4 तो ये कितनी बार कट जाएगा 2 टाइम तो आपके पास 2 मोल आएगा। इसमें नाइट्रोजन कितने परमाणु उपस्थित है तो इसको किस से मल्टीप्लाई कर दो आप बात करो संख्या से टोटल परमाणु की संख्या। अब इसमें टोटल परमाणु के अकॉर्डिंग पूछोगे तो इसको फिर कितने से मल्टीप्लाई करो नाइट्रोजन ऑक्साइड में कितने एटम नाइट्रोजन ऑक्साइड 2 एटम है तो कुल परमाणु की संख्या होगी। आपको बताया होगा। अब इसी क्वेश्चन के आगे अपन पढ़ते हैं परसेंटेज संगठन और परसेंटेज संगठन दो तरीके से निकाला जाता है एक तो प्रतिशत बाय मोल के अकॉर्डिंग एक निकाला जाता है प्रतिशत बाय मास के अकॉर्डिंग। अब अपन पहले मोल के अकॉर्डिंग देखते हैं। मोल इन क्वेश्चनों को मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको एक मोल मान तो आपके अकॉर्डिंग में इसको एक मोल मानो एक मोल लेते हैं मोल के अकॉर्डिंग प्रतिशत निकालना इसमें कार्बन का प्रतिशत कार्बन का प्रतिशत निकालो मोल के अकॉर्डिंग टोटल एक मोल के अकॉर्डिंग निकालो तो कार्बन के मोल वो होंगे 1 मोल और हाइड्रोजन के कितने मोल हो जाएंगे 4 मोल। तो कार्बन के मोल अपॉन टोटल यौगिक के मोल मतलब कुल परमाणु में जितना मोल बन रहा था 1 + 4 × 100 तो 5 हो गया 5 से कितने बार बढ़ जाएगा 20 तो कार्बन का कितना प्रतिशत आएगा 20%। ये है मोल के कॉन्सेप्ट कौन वैसे हाइड्रोजन का प्रतिशत हाइड्रोजन का प्रतिशत 4/5 × 100 20 टाइम और ये 20% 4 वैसे अगर आपके पास और यही अगर मैं मांगू तो हमारा कार्बन का 4 हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया 16 तो किसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग कार्बन का प्रतिशत तो वो भी किसके अकॉर्डिंग मास के तो कार्बन आठ कितने कार्बन तो 12 पूरे का पूरी होगा ठीक है। तो 4 से काट देते हैं 4 से 25 बार 4 से 4 बार 4 से 3 बार तो कितना प्रतिशत है वैसे हाइड्रोजन का प्रतिशत निकालो जिसमें हाइड्रोजन बार 4 टोटल यूनिट का 16 ठीक है। सो 4 बार कर देगा 4 से 25 वैसे अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के लिए निकाल एक मोल ही मान के चलते हैं अगर ट्यूशन में दे रखा हो तो 2 मोल या 3 मोल दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग तो 1 मोल तो सल्फर के मोल सल्फर के मोल टोटल जो भी मोल है तो परमाणु की संख्या कितनी तो परमाणु टोटल एक सल्फर का बना एक वैसे ऑक्सीजन का मोल है तो वही टोटल जो भी का 1 मोल है तो दो मोल याद भी सकता था मोल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो 1/टोटल कितना होगा 4 × 100 बार का 25 जैसे आप निकालना है तो 3/4 100
25 चेक कर। वैसे आप अब ग्लूकोज ओवर एक मोल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अब कार्बन के मोल 6, वैसे ही हाइड्रोजन के कितने मोल होते हैं? 12। वैसे ऑक्सीजन के कितने मोल होते हैं? 6। और टोटल करके आ गया। तो अब आप निकालें कार्बन मोल, मोल के अकॉर्डिंग निकालना, तो कार्बन मोल 12 और टोटल होगी तो मोल 24। सो तीन बार 4 बार 4, 25 बार। तो इस कार्बन का तो आ गया 25%, तो ऑक्सीजन का भी कितना आएगा? 25%। और हाइड्रोजन का आ जाएगा 50%। जब एक पे 4 है तो 25 में तो 50, तो हाइड्रोजन का 50। अब वाष्प को बिना तो द्वारा किसी भी लिक्विड का मोलर द्रव्यमान कैसे याद कर सकते हैं? वाष्प बराबर किसी भी गैस का अपॉन हाइड्रोजन का घनत्व। तो और उसके लिए ताप और दाब दोनों ने दे दिया। ये ताप और दाब पर हाइड्रोजन दूसरी के से आप करेंगे वास्तविक। तो डेफिनेटली किसी गैस का घनत्व यदि ये ताप एवं दाब पर हाइड्रोजन के घनत्व के सापेक्ष लिया जाता है तो उसका फॉर्मूला कहते हैं Q3 बराबर मोलर मास, मतलब कोई भी गैस का मोलर अपॉन। और याद करें आप मोलर मास की कारण उस गैस का आणविक तो वास्तव में तो इसे आप जाएगा मोलर। और यह ओनली वास्तव में जो ओनली गैस के लिए लागू। अब मैं ऐसी कर दूं नजदीक और वास्तव में डिफरेंट है, अलग है। और वास्तव गैसों के जैसे अपने पास एक ऐसा एक फॉर्मेट आदर्श गैसों में कर बराबर यहाँ से ए बी बराबर ए की मात्रा होगा आर। मॉडल मार्क बदल लेना बी एम एल। मॉडल मार्क बराबर पदार्थ की मात्रा का आर। ये पदार्थ पदार्थ की मात्रा आई बराबर आर। जिस देश के लिए का ये देश के लिए ठीक है ना? ठीक है का हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन के का हाइड्रोजन गैस का एक से गैस को गैस का हाइड्रोजन का कुछ गैस का हाइड्रोजन का याद कर ये ठीक है वो बात यहाँ पे लिखा था। अब इस पे आता है कंक्लूजन सॉल्व करके देखते हैं। किसी गैस एस और एक्स है, एक्स की वैल्यू के लिए क्या करना के लिए यदि वास्तविक वस्तु का मान सी है तो एक्स का मान क्या करना। जब आपको पता है एस और एक्स का वास्तविक मतलब डी का मान रहता है, इसका मोलर मास सी बराबर 100। ये तो पता चल गया कि कोई भी स्टेप नहीं तब जितना देर का उसके पता होता है तो एक्स की क्या पता है और एक डेल्टा को मान 100 बराबर इसलिए यहाँ से मतलब जाएंगे 60 बराबर 100 एस मतलब एक्स की वैल्यू क्या है। जैसे आप अगर एक आप खुद कर लेना एक बार में पास कर दिया है
वास्तव में 40 आपको निकालना है x। तो डाटा एक होता है जो आपका निकाल स्काई स्काई टू का मतलब तो होता है बैटरी का मतलब तो होता है वहाँ पर तो होता है पूरा। तो फिर इसके डेरिवेटिव कोई भी रासायनिक उसका जो कि काम में ले जाते हैं को कार्य होता है पूरा इसे नॉर्मल तरीके से एन ए एम पी क्रिया करेंगे जहाँ से बनाएंगे पी सी प्लस क्यू डी। ये ए और बी क्रिया करके सी और डी बना रहे इनके आगे जो गुणांक मैंने काम दे दिया तो है क्रिया कारक और ये है उत्पाद के लिए। तो यहाँ से मैं पूछता हूँ कि क्रिया कारक से उत्पाद भी है, तो वैसे तो वो अंतर है ये बताते हैं सब क्रिया बहुत ज्यादा है जैसे कि टू ए थ्री क्रिया करने इसका मतलब है जैसे कि दो एक में भी बीस क्रिया करेंगे तो इससे उत्पाद के रूप में 4 मोल सी के प्राप्त होंगे। तो इसको पढ़ने का तरीका ये हो जाता है कि 2 मोल ए 3 मोल बी से क्रिया करेंगे और 4 मोल सी के बनाए रहे। जैसे उदाहरण के तौर पे एक देखते हैं अपन नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करेगा और बनाएगा NH3। अभी ग्राफ बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 और यहाँ पे 3। तो अब इसके आगे कुछ नाइट्रोजन आगे कुछ नहीं लिखा होगा तो मैं 1 मोल एक मान लेता हूँ। तो यहाँ से 1 मोल नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 3 मोल से क्रिया करके अमोनिया के 2 मोल प्राप्त होते हैं। तो इसी को कहा जाता है स्टोइकोमेट्रिक गुण। आगे इसी को पढ़ते हैं रसायन और इसी के आधार पर क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन है जैसे कि मान लो जय क्वेश्चन था और इसी क्वेश्चन में नाइट्रोजन की मात्रा दे रखी है 5 मोल और मेरे को प्राप्त करना है कि अमोनिया कितना बनेगा। अब मुझे पता है कि 1 मोल से अमोनिया के 2 मोल प्राप्त होते हैं। मुझे इतना पता है कि 1 मोल से इस इक्वेशन को देखा अभिग्राव बैलेंस किया तो स्कैमेटर गुणांक से मुझे ये पता चला कि 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन रहा है। मेरे पास नाइट्रोजन टोटल मोल है तो 2/4 × 5 अमोनिया की टोटल कितने मोल हो गए 10 मोल। आपके पास 10 मोल प्राप्त थे इसका मतलब ये कह सकता हूँ अगर नाइट्रोजन 1 मोल से 2 मोल प्राप्त है तो नाइट्रोजन के 5 मोल से अमोनिया के 10 मोल प्राप्त है। अब आपके पास मोल आ गए तो आप अमोनिया की बाहर भी निकाल सकते हैं इसका आयतन भी निकाल सकते हैं। इसी तौर पर 10 मोल बराबर तो अमोनिया का आयतन होता है तो मोल बराबर कुछ इसका आयतन 22.4। अब आपको आयतन तो याद ही करना है मोल 22.4 तो मोल 10 × 22.4 इसका आंकड़ा है 224। तो ऐसे आप किसी चीज को सोल्व कर सकते हैं। चलो इसके अलावा एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं। मान लो मेरे पास ये चीज है नाइट्रोजन हाइड्रोजन और मैं अभी गिरा वो बैलेंस करके इस बार मैंने हाइड्रोजन को मोल दिया मैं बोल दे रहा हूँ मोल को डिस किया था। अब आप पहले तो एक नाइट्रोजन की मात्रा कम करती और आपको मात्रा भी है। अब मुझे यह तो पता है कि इसके 3 मोल से हम अब कुछ नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रह गया अमोनिया प्राप्त करते हैं। इस बार में बहुत ही प्राप्त है ज्ञात करना और अमोनिया मात्रा भी ज्ञात। तो आपको पता है कि 3 मोल क्रिया करेगा और सिर्फ तो आपको पास लाइट हाइड्रोजन मोल 9 मोल के का मतलब इसके कितना गुना हो जाएगा 3 इससे ज्यादा तो इसके कितना गुना हो जाएगा 3 इसमें बन गया आपके पास 6 मोल। तो अमोनिया की मात्रा कितनी आ गई 6 मोल। अब आपको यह तो पता चल गया कि अगर मान लो 1 मोल नाइट्रोजन के लिए आपको 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए तो आपके पास टोटल
हाइड्रोजन के 9 मोल, 9 मोल है। तो इस आधार पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के जो मोल इधर 3 गुना हो रहा है, तो इधर कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। इसके कितने मोल चाहिए, 3 मोल। अब इसको मात्रा ग्राम में चाहिए अपन को, अब मात्रा ग्राम में चाहिए तो मोल, 3 मोल दे रखा है इंटू परमाणु द्रव्यमान बोल दो या मोलर द्रव्यमान। तो 3 इंटू नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान होता है 28, 28 है, N2 फॉर्म में है तो टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 का 4, सॉरी 24, 2 4 2 8 84 ग्राम। वैसे अगर आप अमोनिया की मात्रा निकालो, अमोनिया कितने मोल है, 6 मोल। अमोनिया का भार कितना हो गया, 17 ग्राम। तो 7 की 42, तो 7 से 4, 6 4, तो कितने ग्राम आ गए, 102 ग्राम। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। वैसे एक क्वेश्चन और है अपने पास, नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्रिया करके 2 मोल। अब ये कॉन्सेप्ट समझ आए। अब इसमें इस बार आपको नाइट्रोजन की मात्रा आयतन में थी, मोल कॉन्सेप्ट थी पर आयतन में। अब अपन को पता है कि अब मोल के मोल पे पढ़ रहे थे, उसी मोल को अपन आयतन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं आयतन से समझूंगा। इसका मेट्रिक को पहले मोल से देख रहा था, अब मैं इसको आयतन के कॉन्सेप्ट पे समझूंगा। पहले काम है अभिक्रिया को बैलेंस करना। टू तो यहाँ पे लग जाएगा 3, तो मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा कि 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके 2 लीटर अमोनिया बनाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मेरे पास है 56 लीटर नाइट्रोजन और 20 लीटर, 56 लीटर नाइट्रोजन दे रखा है, आपके पास 20 लीटर अमोनिया बन रहा है, 20 लीटर अमोनिया बनता है। तो आपके पास नाइट्रोजन की बची मात्रा याद है। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन सोल्व करें। आप इसकी मात्रा देख, तो मेरे को पता है तो 2 लीटर अमोनिया बन रहा है, तो उसके लिए नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए 1 लीटर। कितनी लीटर चाहिए, 1 लीटर। तो 1 लीटर अमोनिया के लिए नाइट्रोजन की मात्रा 1/2। आपके पास टोटल बन कितना रहा है, 20 है। तो 20 लीटर अमोनिया के लिए नाइट्रोजन की टोटल मात्रा 1/2 इंटू 20, तो कितने बार जाएगा, 10 बार। तो आपके पास 10 लीटर ओनली, आपके पास नाइट्रोजन की मात्रा कितनी थी आपको, 10 लीटर। तो बची शेष मात्रा, तो टोटल मात्रा कितनी थी आपके पास, 56 लीटर। और लगी काम में कितनी ओनली, 10 लीटर। तो बची कितनी, 46 लीटर। तो आप मोल की जगह आप इस बार डायरेक्ट सीधे, अगर लीटर में दे रखा है तो लीटर में पढ़ सकते हो, वरना मोल से निकालो, फिर मोल से आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप सीधे से अच्छा है कि लीटर में किसी सोल्व करो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 122.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड के तापीय विघटन से बनने वाले ये कितने ग्राम है। अब पोटेशियम क्लोराइड क्लोराइड है, इसको गर्म करोगे तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा एक, यहाँ से आपको प्राप्त होगा सोडियम क्लोराइड। तो पहला काम है अभिक्रिया को बैलेंस करना, अभिक्रिया को बैलेंस 3, और यहाँ पे लग जाएगा 2। तो अभिक्रिया क्या होगा, बैलेंस। अब आपको निकालने को, तो आपको पता है कि 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड के equivalent से आपके पास 3 मोल प्राप्त होते हैं। 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड क्लोराइड के equivalent से 3/2 मोल की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 8 मोल। अब आपको पता है कि 1 मोल के अनुसार तो पोटेशियम का भार होता है 39 प्लस क्लोरीन का 35.5, और ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा 100। एक ऑक्सीजन 16, 4 3 ऑक्सीजन 50, टोटल योग करोगे तो वही 122.5 ग्राम। अब आपको पता है कि 122 ग्राम, 122.5 ग्राम 1 मोल के बराबर हो गए, और आपके ऑक्सीजन के कितने मोल है, 1.5 मोल। तो 1.5 मोल इंटू एक ऑक्सीजन का टोटल बार 16, तो 2 ऑक्सीजन के 32। करके देख लो, 15 में 15 30, हाथ उल्टी 15 में 30 15 30, 45 45 30 50। एक के बाद कौन तो कितने ग्राम आ गए, 50 ग्राम। तो ऑक्सीजन की टोटल मात्रा कितनी आएगी, 50। अब जैसे कोई भी दान वाले पिक है, उस दान वाले पिक पहले करें। जैसे मान लो सब में ऑक्सीजन दान वाले पिक है, सब कार्बन डाइऑक्साइड और गैस। अब अभी जरा बैलेंस करने के वाली कार्बन, कार्बन की ऑलरेडी बैलेंस है,
हाइड्रोजन कितने, दो इधर है, हाइड्रोजन दो इधर है, इसका कितना कर, चार। अब ऑक्सीजन टोटल कितना हो, चार, इसका कितना कर, मैं ये कह सकता हूँ ए और बी के टू मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, उससे एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड वो जल प्राप्त, ये इस तरह के गुणा क्या था। जैसे एक गैस है बस, C2H6 मतलब का कराना है, और ऑक्सीजन बराबर हुए कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा। अब अभिक्रिया पहले कार्बन को पहले टू कार्बन हाइड्रोजन कितने, छह, इधर टोटल कर देता हूँ, छह, अच्छा कार्बन काउंट कर, तीन और चार, सात, यहाँ से सात बाई हो गया आपका रिएक्शन पे। अब इसके लिए कैसे एक मोल कैसे के टर्न के लिए आपको सात बटा दो मोल को क्या टू मोल कार्बन डाइऑक्साइड और थ्री मोल, इसके लिए आपको दिख रहा है। अब वैसे चार मोल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एसटीपी आय कितना होगा। अब एसटीपी पर इसका मतलब आप पहले चार चार मोल C4H10 और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ध्यान और बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और अब क्या बोलते हैं, पहले कार्बन बदल दो, पहले तो कार्बन चार है, कार्बन एक ही, तो इसका कितना लगा, चार। हाइड्रोजन देखो 10, टोटल टू है, तो इसका कितना लगा, 5, 10 हो गई, ऑक्सीजन का आठ, आठ पाँच 13, 13 बाई 2, ये हो गया आपका अभिक्रिया। अब इसको बताइए एक मोल ग्लूटेन के दान के लिए आपको चाहिए 13/2 मोल। क्वेश्चन क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आयतन निकालें, तो आपको पता है एक मोल मीथेन के दान 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। आप क्वेश्चन में दे रखा है सैद्धांतिक रूप से ब्यूटेन की मात्रा कितनी है, 4 मोल, तो 4 मोल ब्यूटेन से कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल प्राप्त होंगे, 16 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड टोटल मोल कितने हैं? 16। तो मोल पर बराबर आयतन अपॉन 22.4, तो आयतन ही निकालना है आपको, तो 22.4 इंटू 16, इसको कैलकुलेट कर लो, जो भी आंसर आ रहा है वो आपका आएगा। कैलकुलेटर हो जाएगा 358.4 मीटर। उम्मीद है यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व समझ में आ गया होगा। फिर यदि चलो एक और क्वेश्चन इसी का सोल्व करते हैं। बेंजीन के दहन पर 220 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो कितना ग्राम बेंजीन क्रिया करेगा। चलो इसको क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बेंजीन C6H6 ऑक्सीजन के साथ दहन करेगा और इससे वही प्राप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अभी क्या बैलेंस करते हैं, पहले कार्बन 6 है, कार्बन को भी 6 करें, हाइड्रोजन 6 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, इसको बैलेंस करने के लिए 3 लगा देता हूँ, तो टोटल ऑक्सीजन काउंट करो 12 और 3 15, यहाँ पे लगा देता हूँ 15 बाई, जो अभिक्रिया बैलेंस पर आपको निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड की दे रखा है इसके अकॉर्डिंग, तो इसके एक मोल बेंजीन के लिए 6 मोल आपको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपको दे रखी है कितनी, तो मैं इसे उल्टा कर लेता हूँ कि 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बेंजीन की मात्रा चाहिए 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए आपको बेंजीन की मात्रा चाहिए 1/6 मोल। इतना क्लियर है, ये आ गया आपका मोल का डाटा। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है ग्राम में, ग्राम में तो मोल में कन्वर्ट कर लूंगा। दिए गए पदार्थ की मात्रा 120 और कार्बन डाइऑक्साइड मोलर मास होता है 44, तो 22 से काट लो, 10 बार 22 से कटेगा 4 बार, ये आ जाएगा 2.5 मोल। कितना आ गया, 2.5 मोल। अब आपको 1 मोल के लिए तो आपको 2.5 मोल चाहिए ना होंगे, तो 2.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए बेंजीन चाहिए 1/6 इंटू 2.5 मोल, और इसका भाग दोगे आप, तो इसको भाग लीजिएगा तो 0.25 में भाग दोगे कितनी बार, 4 बार, और एक तो 1, तो इसके कितने मोल आ गए, ओनली 0.51 मोल। अब आपको ओनली ग्राम में मात्रा है, तो ग्राम में मात्रा है तो C6H6, तो कार्बन का भार, एक कार्बन का 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का टोटल कितना हो गया 6, 12 के 72 प्लस 6 तो कितना हो गया टोटल 18, तो कार्बन की आपको ओनली बेंजीन की ग्राम में मात्रा चाहिए, तो मोल इंटू आणविक द्रव्यमान, तो मोलर मास
तो 0.4170, तो इसे कैलकुलेट करोगे तो लगभग इसका आंसर आएगा आप 65। पर आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब श्रृंखलात्मक अभिक्रिया के आधार पे भी आप अभिक्रिया को सोल्व कर सकते हो। जैसे मान लो कोई भी अभिक्रिया दे रखी है, जैसे ए प्लस बी क्रिया करके सी बनाता है, सी प्लस बी क्रिया करके ई बनाता है, और ई एक क्रिया करके जी बनाता है। तो ऐसे में मान लेता हूँ, जैसे अगर मान लो मैंने इसको मान लेता हूँ जैसे 2 मोल ये ले रहा हूँ और इसके 3 मोल प्राप्त हो रहा है, ऐसे मान लेता हूँ। 2 मोल ऐसे 3 मोल इसके प्राप्त हो रहे हैं, तो इसके 3 मोल से अभिक्रिया बैलेंस के अकॉर्डिंग ही निकालना है अपन को। इसके कितने मोल, तो एक को कंपेयर करना है और उसी के अकॉर्डिंग दूसरे रिलेशन को सोल्व। इस उदाहरण से समझते हैं है ना। फोस फॉस्फोरस है, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करेगा और P4O10 बनाता है। अब इस अभिक्रिया को ऑलरेडी अभिक्रिया बैलेंस, तो मैं इसको मानो 1 मोल से P4O10 कितने मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। तो इसके मैंने 7 मोल लिए, तो इसके भी टोटल कितने बनेंगे, 7 मोल। 7 मोल बन गए। अब फिर जल से क्रिया करके फॉस्फोरस फॉस्फोरिक अम्ल बनाता है, और फॉस्फोरिक अम्ल की इसके अकॉर्डिंग देखें, इसके 1 मोल से इसके 4 मोल बनते हैं, और इसके टोटल मात्रा कितनी थी, 7 मोल। इसके 7 मोल से ये कितने बन जाएंगे, 4 × 7 बराबर 7 × 28 मोल। इसकी टोटल मात्रा कितनी आएगी, 28। वैसे एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। 2A 3B से क्रिया करके 4C और 5D बनाता है, तो मैं इसे ये कह सकता हूँ कि 2 मोल ए क्रिया कर रहे हैं, से आपके पास 4 मोल सी का बन रहा है। क्वेश्चन पे फिर आगे सी को कॉमन ले रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, या बी को भी लेके भी सोल्व कर सकते हो ना। पर क्वेश्चन में आपको दे रखे ए के मोल, तो ए के 2 मोल से कितने मोल बन रहे हैं, 4 मोल। तो आपके पास टोटल मोल कितने, 7 मोल। टोटल मोल कितने, 7। तो उसके अकॉर्डिंग अगर एक से बनेंगे तो कितने मोल, 2 मोल। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 4/2 इंटू 7 मोल के लिए, तो कितना हो जाएगा, 7 × 28/2 मोल। इतना बन गया। अब इतना बन गया तो आपके पास फिर इक्वेशन में दे रखा है 3 मोल सी से इसके कितने मोल बन रहे हैं, 5 मोल। तो 1 मोल से कितना बनेगा, 5/3। ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में 4 टोटल मोल निकालेंगे, तो कार्बन की टोटल मात्रा, सी की टोटल मात्रा कितनी, 28/2। तो 5/3 इंटू 28/2, इसको 14 बार इसे गुणा कर लोगे, जो भी आंसर आएगा वो लगभग काट के देख लेना, जो आंसर आ रहा है वो G5 के मोल याद हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मिश्रण वाले क्रिया, मतलब जिसमें दो गैसों गैसों को एक साथ कंबाइन कर दिया जाएगा और उनको दहन किया जाएगा। तो दहन करने के बाद जो भी पदार्थ की मात्रा याद करवानी है, उसकी प्रकार के विग्रह, जैसे गैस सिलेंडर मिश्रण रहता है गैसों का, तो उसमें हो सकता है कि इससे प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या इसके लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस आधार की क्वेश्चनों को सोल्व करना है। जैसे एथेन और ब्यूटेन के 4 मोल, टोटल इन दोनों की मात्रा दे रखी है 4 मोल। मिश्रण का धन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे। अब क्वेश्चन है एथेन। एथेन होता है C2H6, इसकी क्रिया करा रहा हूँ ऑक्सीजन से, और किसी भी कार्बन की होगी क्या, तो धन कराने में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और वैसे ही है ब्यूटेन C4H10, और वो ऑक्सीजन की सुपरफिशियल धन होगा, यहाँ से प्राप्त क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब आपको दोनों अभिक्रिया मिक्सर वाली है ना, तो दोनों अभिक्रिया तो अलग अलग ही होगी। अब दहन के दौरान जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के वही क्या आपको क्या करने, कुल कितने मोल बनेंगे। अब मैं दोनों के मिक्सर है, ये दोनों मिक्सर टोटल मोल दे रखा है 4 मोल। मैं मान लेता हूँ इसके एक्स मोल पे, इसके कितने बनेंगे, 4 - x मोल। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी क्वेश्चन के आधार पर आपको सब कुछ सोल्व करना है। अब इतना समझ में आ गया। अब विक्रिया का पहला काम होता है बैलेंस करना। इसमें कार्बन कितने, 2, और हाइड्रोजन 6, 3, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, 3 7, 7/2। वैसे 4 कार्बन
10 हाइड्रोजन 5 और 8, 8 और 5 13, 13/2। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब इसी के आधार पे आपको निकालने, पहले इस इक्वेशन को देखता हूं मैं कि इस इक्वेशन में 1 मोल एथेन के दहन से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के टोटल 2 मोल प्राप्त होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। तो आपके पास x मोल है, तो अगर इसका एक रेशो के साथ देखूंगा तो 2/1, और इसी के x मोल रखें तो इंटू एक्स, तो इसका आंसर कितना आ गया, ओनली 2x। कार्बन डाइऑक्साइड टोटल मात्रा कितनी आ गई, 2x। इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखता हूँ मैं, इसके भी 1 मोल से कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बने, 4 मोल। तो और इसके टोटल मोल कितने, 4 माइनस एक्स है, तो 4, 4 माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, 16 - 4x। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ तक आप कार्बन डाइऑक्साइड की दोनों मात्रा दे रखी है। अब आपको टोटल कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकालना है, तो आपके पास टोटल कार्बन डाइऑक्साइड के मोल एन कार्बन डाइऑक्साइड के मोल मतलब फुल मोल 2x प्लस 16 - 4x। ये दे रखा है तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 16 - 2x, ये आप क्या प्राप्त होगे, मोल। अब इसे इसके अलावा आपके पास इस क्वेश्चन में कोई डाटा नहीं दे रखा है। अगर आपके पास कोई एक्स की वैल्यू दे देता तो आप एक क्वेश्चन क्या हो जाता, सोल्व हो जाता। अब नहीं दे रखा है तो आपके पास ये इक्वेशन इसका क्या बन गया, आंसर। अब तो इसके आगे भी और भी फॉर्मेट है, जैसे सारी धातु की कार्बोनेट। सारी धातु मतलब एस ब्लॉक का जो फर्स्ट वर्ग है उस धातु को कहा जाता है सारीय धातु। और सारी धातु के कार्बोनेट होते हैं MCO3। तो M2CO3, क्योंकि इसमें सारी धातु की +1 संयोजकता होती है और कार्बोनेट की होती है CO3-, तो इसका यौगिक बनेगा ये। अब इसके सारे धातु कार्बोनेट के अधिकांश जितने भी यौगिक है उनका आसानी से तापीय वियोजन नहीं होता या विघटित नहीं होता है, बस एक को छोड़ दो, लिथियम कार्बोनेट। और लिथियम कार्बोनेट तापीय वियोजन करते हैं तो यहाँ से डाई लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसके अलावा जितनी भी है जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनके कोई भी कार्बोनेट तापीय वियोजन द्वारा विघटित नहीं होते। वैसे ये सारे मृदा धातु एफ ब्लॉक के सेकंड वर्ग के धातु, और इनके कार्बोनेट M+2 में होता है, CO3-2, तो इसका यौगिक बनेगा MCO3। और इनके सभी यौगिक तापीय वियोजन होते हैं, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये इनके सभी के तापीय वियोजन होता है। और तापीय वियोजन के द्वारा यहाँ से प्राप्त होता है आपको धातु ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से आपको प्राप्त होगा धातु ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और सभी ये तापीय वियोजन होता है। इसके अलावा क्वेश्चन है एक और, इसी में सारे धातु के बाइकार्बोनेट, और सारे धातु के जितने भी बाइकार्बोनेट है और सभी का वियोजन होता है, और उसका यौगिक बनेगा MHCO3। और इसका वियोजन करोगे तो यहाँ से बनेगा M2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ में क्या बनेगा आपके पास, जल। ये है सारे धातुओं के बाइकार्बोनेट, और सभी का वियोजन इसी फॉर्म में होगा। जैसे लिथियम बाई कार्बोनेट का तापीय वियोजन करोगे तो L2O CO2 प्लस H2। बाकी वैसे सोडियम का कर सकते हो, वैसे पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का सेम तापीय वियोजन चलेगा। नेक्स्ट है सारी मृदा धातुओं के। अब सारी मृदा है तो वही बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके तापीय, और इनका फॉर्मूला है MHCO3 और 2। अब इनका वियोजन करोगे तो यहाँ से बनेगा धातु ऑक्साइड प्लस वही कार्बन डाइऑक्साइड वही जल। अब किसी का भी करके देख लो आप, जैसे मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट का ताप वियोजन करोगे जहाँ से बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब इनको इनके क्वेश्चन किस फॉर्मेट में करना है वो देख। सोडियम बाई कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण के 20 ग्राम नमूने को गर्म करने पर 0.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ओरिजिनल कंपाउंड है जो भी यौगिक है, में सोडियम बाई कार्बोनेट का भार प्रतिशत याद करना है, इसका भार प्रतिशत याद करना है। अब आपको पता है कि यहाँ पे दे रखा है सोडियम बाई कार्बोनेट, जो सारी धातु का बाई कार्बोनेट है, और एक में दे रखा है सोडियम कार्बोनेट, जो सारी धातु का कार्बोनेट है। अब इसका तापीय वियोजन करोगे तो यह तो किसी प्रकार से वियोजित नहीं होगा, पर यह वियोजित होगा, और यहाँ से बनेगा सोडियम
डाइसोडियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या प्राप्त होगा आपको, जल। ये क्वेश्चन जो अपन ने पहले पढ़ने को इससे पता चला। अब आपके पास पता है कि इस टोटल पूरे नमूने की मात्रा दे रखी है आपको 20 ग्राम। टोटल नमूने की मात्रा कितनी, 20 ग्राम। तो इसको मैं मान लेता हूँ x, तो ये हो जाएगा 20 माइनस x ग्राम। यहाँ तक तो आपको सब बातें समझ में आ गई होगी। और आपको टोटल, अब इससे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला नहीं, टोटल इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बन रही 0.1 मोल। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ये अभिक्रिया बैलेंस करना होगा। पहले यहाँ सोडियम की 2 है, यहाँ पे 2 लगा दूंगा तो सोडियम 2 हो गया, हाइड्रोजन 2, कार्बन CO3, ऑक्सीजन, पूरी अभिक्रिया बैलेंस है। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि 2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट से का वियोजन होगा, जिससे आपके पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो मैं अगर इसका 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट से 1/2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, मतलब 0.5 मोल प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब इसी के आधार पर मैं टोटल मोल निकाल सकता हूँ। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल, तो यहाँ से x भार माना था, और सोडियम का टोटल भार, सोडियम 23 प्लस हाइड्रोजन 1, कार्बन कितना हो गया 12, और ऑक्सीजन का टोटल 48। तो टोटल योग करोगे तो ये आ जाएगा 84। ये आपके पास मोल। ये तो है कार्बन डाइऑक्साइड के मोल। अब इसी के आधार पर सोल्व करना है ना। तो 1 मोल के लिए तो कार्बन सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल कितने, सॉरी x/84 मोल के लिए प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड 1/2 इंटू एक्स इंटू 84। तो कितना आ गया, 1/168 ग्राम, 168 मोल। ये हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की टोटल मात्रा। अब आपको ये तो पता है कार्बन डाइऑक्साइड के टोटल मोल कितने बन रहे, 0.01 मोल बन रहे। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के मोल x/168, और ये किसके बराबर है, 0.1 मोल के बराबर है। यहाँ से x बराबर 0.1 इंटू 168, 1.0। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 16.8 ग्राम। यहाँ से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी आ गई, 20 पॉइंट सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 16.8 ग्राम। तो आपके पास कार्बोनेट की मात्रा निकालना, सोडियम कार्बोनेट की, तो 20 माइनस 16.8 ग्राम, तो 2.3 ग्राम। जो हो गई सोडियम कार्बोनेट की मात्रा, और ये सोडियम बाई कार्बोनेट। अभी टोटल परसेंटेज आ गया, तो आपको निकालना सोडियम बाई कार्बोनेट। तो सोडियम बाई कार्बोनेट का प्रतिशत निकालना, तो 16.8/20 इंटू 100, जितना भार दे रखा है, और टोटल जो नमूने का भार कितना था 20, और इंटू 100। इसे कैलकुलेट कर लो 5, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 84%। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ जाएंगे। इसका एक थर्ड पार्ट और आएगा अभी तक। धन्यवाद।